हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी का, और कुछ डिफरेंस कवर करेंगे कि टेंजिबल असेट इंटेंजिबल असेट्स में डिफरेंस क्या। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था कंसेप्ट की बैलेंस शीट क्या होती है, नीड इम्पोर्टेंस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बैलेंस शीट की, और कैसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और परमानेंस बेस। हमने लास्ट क्लास के अंदर कंसेप्ट कवर किया। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ असेट से कि जो क्लासीफाई किया गया असेट्स को वेरियस कैटेगरीज में किया गया है। सबसे फर्स्ट आते हैं नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट ऐसी असेट्स होती है जो एक बार परचेज कर ली और उसका इस्तेमाल लंबे टाइम तक बिजनेस के अंदर किया जाता है फर्दर अर्निंग करने के लिए। जैसे इसमें इंक्लूड की जाती है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल और फर्नीचर। ये ऐसी असेट्स होती हैं जो लंबे टाइम तक बिजनेस में यूज़ की जाती हैं और जिनका कॉस्ट आता है वो भी बहुत ज़्यादा आता है। करंट असेट्स ये वो असेट्स होती हैं जिन्हें हम एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। जैसे करंट असेट्स में इंक्लूड करते हैं कैश, बिल रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक एटसेट्रा। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड असेट। लिक्विड असेट ऐसी असेट्स होती हैं जो या तो कैश की फॉर्म में है या फिर उसे आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैश, BR, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, अक्रूड इनकम। अगर हम सिंपल सी वर्डिंग में बात करें, अगर मैं करंट असेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो लिक्विड असेट का आएगा। नेक्स्ट आते हैं फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट। फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट ऐसी असेट्स होती है जिनका मार्केट वैल्यू नहीं होता, जिसको हम कैश में रियलाइज नहीं कर सकते, ना ही जिसका कोई फ्यूचर में फर्दर बेनिफिट हमें मिलने वाला है। ऐसी एसेट्स जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। ऐसे खर्चे जो अभी तक पूरे तरीके से राइट ऑफ नहीं किए गए, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये जो एसेट्स होती हैं ये रियली में एसेट्स नहीं होती, इन्हें एसेट साइड दिखाया जाता है ताकि जो बैलेंस ऐसे ट्रांसफ़र कर सके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में धीरे धीरे करके आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट होते हैं वेस्टिंग असेट। ये ऐसी असेट्स होती हैं जिनके यूज़ करने से ये एग्जॉस्ट हो जाती हैं, कंज्यूम हो जाती हैं। इसमें इंक्लूड किए जाते हैं माइंस को और ऑयल वेल्स को। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ऑयल वेल का एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि जो तेल का कुआं है। तेल का जो कुआं है मान लेते हैं कि वो आज मुझे 10 करोड़ में मिल रहा है, और जो तेल है मैं उससे मान लेते हैं कि 10 साल तक तेल निकलेगा उससे। तो जब मैंने ये तेल का कुआं ख़रीदा मुझे 10 करोड़ में पड़ गया, 10 साल तक मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। अब मैंने मान लेते कि मैंने इसको 5 साल तक इस्तेमाल कर लिया। मैंने तेल के कुएं में से 5 साल तक तेल है जो निकाल लिया। तो जब मैं आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद जब मैं ये ऑयल वेल यानी कि जो तेल का कुआं है जब मैं इसे बेचूंगी तो क्या ये 10 करोड़ का बिक जाएगा? नहीं, हो सकता है ये 5 करोड़ का बिके, 4 करोड़ का बिके, जैसे भी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तेल के कुएं में से तेल निकाला गया तो तेल क्या होता गया, उसमें से ख़त्म होता गया। तो ऐसी असेट्स को हम वेस्टिंग असेट्स बोलते हैं।
क्योंकि इसमें जैसे जैसे इस एसेट्स को कंज्यूम किया जाता है वैसे वैसे ये एग्जॉस्ट होती जाती हैं। इसमें इंक्लूड करते हैं हम पेटेंट्स को भी और ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हमने डिफाइंड पीरियड के लिए किराए पे लिया था। टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स ऐसी असेट्स होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक और कैश। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसे हम देख और महसूस नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट एटसेट्रा। जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं ये वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं। इसी कारण से इसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते हैं, क्योंकि जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ये भी प्रॉफिट को कमाने में हेल्प करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक फर्म की गुडविल अच्छी है तो उससे जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे जिससे प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अफेक्ट तो कर रही है ना, वैल्यूएबल है, इस कारण से हम इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं। पेटेंट नो हाउ है, मतलब क्या होता है पेटेंट का, कि मैंने कुछ नया इन्वेंशन किया है, मैं उस इन्वेंशन के ऊपर पेटेंट करवा लेती हूँ गवर्नमेंट से। जैसे कि 20 साल तक इसमें इसकी ड्यूरेशन होती है। जब मैंने पेटेंट करवा लिया तो जो मैंने नया इन्वेंशन किया उसका इस्तेमाल 20 साल तक मैं करूँगी। 20 साल के बाद आप उसे मतलब कोई भी उसे कॉपी कर सकता है, लेकिन 20 साल तक उसके मैं ही यूज़ करूँगी उस इन्वेंशन को, क्योंकि वो मेरी खोज है, मैं ही उसका बेनिफिट लूँगी 20 सालों तक, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रॉफिट कमा पाऊँ। अब डिफरेंस क्या होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स में? सबसे पहले आते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबल एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिसे मैं देख और छू सकती हूँ, जैसे एसेट्स में प्लांट मशीनरी, फर्नीचर शामिल किए गए हैं। जबकि इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसमें गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स को इंक्लूड किया जाता है। नॉन करंट वर्सेस करंट। जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं नॉन करंट और करंट दोनों होती हैं, लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं ये ज़्यादातर नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। जो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होती हैं डेप्रिशिएट होती हैं, जबकि इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज होती हैं। एक्सेप्टेंस एज सिक्योरिटी। अगर हमने लोन लेना है बैंक से, तो मैं बैंक से लोन जब लूँगी तो कुछ ना कुछ गिरवी रखूँगी, तो मैं टेंजिबल एसेट्स को गिरवी रख के लोन ले सकती हूँ, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स को मैं गिरवी रख के लोन नहीं ले सकती। रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर। अगर आग लग गई है तो उस कारण से मेरे टेंजिबल एसेट्स का लॉस हो सकता है, लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट है उसको कोई असर नहीं होने वाला आग लगने से। तो जो मेरी इंटेंजिबल एसेट है वो लॉस नहीं होंगी फायर के कारण भी। ये मेरी क्लासिफिकेशन थी एसेट्स की। अब नेक्स्ट आती है क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज कि लायबिलिटीज की क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आते हैं नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज होती हैं जिनको 1 साल के बाद यानी कि मोर देन 1 ईयर्स में मुझे पेमेंट करना है, यानी कि जिस लायबिलिटी का मैं इस्तेमाल लंबे टाइम तक करती हूँ, लंबे टाइम के बाद मुझे उसकी पेमेंट करनी है, ऐसी लायबिलिटीज़ को नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहा जाता है। जैसे पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर एटसेट्रा, ये सब मेरे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के एग्जांपल हैं। करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको विद इन 1 ईयर्स के अंदर, जब मैंने बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट की डेट के विद इन 1 ईयर में मुझे ये पे कर देनी है, उसे हम करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बीपी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसमें इंक्लूड की जाते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटीज होती है जो एक पार्टिकुलर इवेंट के हैपन होने पे ही अराइज होगी, अदरवाइज वो अराइज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। एग्जांपल के लिए डेटर से बिल है जो
मिला है फर्म को। फर्म ने क्या किया, इस बिल को जा कर के बैंक से डिस्काउंट करा लिया। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का बिल था, जब डिस्काउंट कराया 10,000 कट करके 90,000 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो जब मैच्योरिटी डेट आएगी बिल की, तो बिल की जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो जो डेटर होगा वो किसको पैसा देगा, बैंक को देगा, क्योंकि अब ये बिल किसके पास है, बैंक के पास गया, क्योंकि फर्म ने क्या ये बिल बैंक को दे दिया और बैंक से डिस्काउंट करा के पैसा लेगी। अगर इस डेटर ने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो बिल क्या हो गया, अब मतलब कि कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो उस केस में फिर फर्म क्या करेगी, जो उसने ये 90,000 बैंक से लिया है ये वापस बैंक को पे करना पड़ेगा। तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के अंदर आ जाता है, क्योंकि अगर मैच्योरिटी डेट पे डेटर्स पेमेंट कर देगा बैंक को तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैच्योरिटी डेट आने के बावजूद भी डेटर्स ने बैंक को पैसा नहीं दिया तो उस केस में फिर बैंक क्या कहेगी, फर्म तू मेरे से पैसे लेके गई है, अब तू मेरे को पैसे वापस कर दे। तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आएगी। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सूट पेंडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, कि कोर्ट में कोई केस है जो भी पेंडिंग पड़ा है, अगर हम केस जीत गए ठीक है, अगर केस हार गए तो लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये कॉन्टीजेंट है, केस जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। अगर केस हार गए तो लायबिलिटी बन गई है, अगर जीत गए तो लायबिलिटी नहीं बनेगी। लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी गिवन फॉर अनदर पर्सन, कि अगर फर्म ने गारंटी ले ली किसी पर्सन की, जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, यहाँ पे है फर्म। ए ने बी से पैसा उधारा ले लिया, पैसा उधारा लिया, ए को पैसा चाहिए, उसने बी से उधारा ले लिया, लेकिन बी कैसे यकीन करे कि ए है जो टाइम पे पैसा दे देगा। फर्म कहती है कि मैं गारंटी लेती हूँ, ए के बिहाफ पे मैं गारंटी लेती हूँ बी कि जो ए है तेरे को टाइम पे पैसा दे देगा। अगर ए मुक्कर गया, टाइम पे पैसा नहीं दिया उसने बी को, तो फंसेगा कौन बीच में, फर्म फंस जाएगी, क्योंकि इसने गारंटी ली है ए की। तब एक्चुअल में लायबिलिटी किसकी राइज होगी, यहाँ पे फर्म की। जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज होती है इसे बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, इसे हम फुटनोट के अंदर दिखाते हैं बैलेंस शीट के लास्ट में, ताकि हम रिवील कर सकें कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी का। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डिफरेंस के ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में, और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। कवर करेंगे कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।